नमस्कार साथियों, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने रासायनिक बलगतिकी का पार्ट 1 समझा था, जिसमें अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं उसके बारे में समझा था। उसी को अभिक्रिया की दर भी कहते हैं। तो आपको देख सकते हैं आप लोग कि कोई अभिकारक जब उत्पाद में बदलते हैं तो धीरे धीरे अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन होता है और उत्पाद के सांद्रण में भी परिवर्तन होता है। अभिकारकों के सांद्रण में कमी आती है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। कमी के लिए माइनस चिन्ह होता है और वृद्धि के लिए प्लस साइन तो ऑलरेडी है इसमें। तो ये ऑलरेडी हम बता चुके थे। इसको समझने के लिए पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा। अब इसी प्रकार से हमने किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग को कैसे परिभाषित किया था कि जो अभिक्रिया की दर है या वेग है अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए अपन आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसके सूत्रों को मैं कैसे समझाऊंगा, कैसे आपको सूत्र लिखना, वेग के सूत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसी के आधार पर हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर सूत्र लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। चलो देखिए, तो हमने क्या कहा, जो अभिक्रिया का वेग है वह अभिक्रिया का जो वेग है वह जो अभिक्रिया का वेग है अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर है। मान लेते हैं अभिकारक R है, इससे उत्पाद P बन रहे हैं, तो इसके लिए अभिक्रिया की दर कैसे लिखी जाएगी, वेग, ध्यान से देखिएगा। अभिकारकों के सांद्रण, सांद्रण के लिए अपन ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हो गया अभिकारकों का सांद्रण में परिवर्तन की दर बटे डेल टी, और चूंकि इसमें आती है कमी तो कमी के लिए हम क्या लगा देते हैं, माइनस चिन्ह। ये हो गया अभिकारकों के सांद्रण में होने वाली कमी। अगर हम उत्पाद के रूप में लिखें इसी को तो कैसे लिखेंगे, देखो, डेल पी अपॉन डेल टी, और यहाँ लग जाएगा प्लस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मान सेम आ रहे थे, चिन्ह का फर्क था, यहाँ पे भी चिन्ह का फर्क है। ये माइनस आएगा क्योंकि अभिकारकों के सांद्रण में कमी आती है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। सांद्रण के लिए हम जनरली ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन हुआ, चूंकि कमी थी तो माइनस लग गया, दर मतलब समय। उत्पाद के सांद्रण में होने वाली वृद्धि को भी अपन अभिक्रिया की दर कहते हैं। इस प्रकार दोनों को अगर इकट्ठा परिभाषित करें तो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा, इकाई क्या हो जाएगी, अगर आपसे पूछें अभिक्रिया के वेग या दर की इकाई लिखिए, तो इकाई बनाने के लिए आपको पता है अपन क्या बोले, ऊपर आता है अभिकारक या उत्पाद का सांद्रण, तो ऊपर आ जाएगी सांद्रण की इकाई और नीचे आ जाएगी समय की इकाई। नीचे आ जाएगी किसकी इकाई, समय की इकाई। तो नीचे अपन किसकी इकाई लिख देंगे, समय की इकाई। ठीक है, पेन दूसरा यूज करते हैं, समय की इकाई। तो अपन सांद्रण की इकाई और समय की इकाई लिख सकते हैं। अब देखिएगा सब लोग, तो सांद्रण को अपन को सबको पता है मोल प्रति लीटर में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं या मिनट में मापते हैं। ठीक है, थोड़ी इकाई सेकेंड है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया मोल प्रति लीटर, और यहाँ पर इसके बटे कुछ नहीं तो एक, तो ये पलट जाएगा 1/सेकेंड। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, मोल लीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, लीटर इनवर्स, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया की दर की इकाई निकाल सकते हैं। तो जो अभिक्रिया की दर है उसी को वेग कहते हैं। वेग क्या होता है, अभिकारक
के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। और वेग की जो इकाई होती है वो इस तरीके से ऊपर सांद्रण होता है, नीचे समय होता है। सांद्रण की ऊपर इकाई लिखेंगे, नीचे समय की लिखेंगे और इस प्रकार से ये इकाई हल हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब मान लो कोई अभिकारक, ये तो सांद्रण है, सांद्रण के रूप में मान लो कोई अभिक्रिया गैसीय अभिक्रिया हो, तो गैसीय अभिक्रिया के लिए जो इकाई बनेगी वो कुछ इस तरीके से व्यक्त होगी। ऊपर सांद्रण नहीं आएगा, फिर गैस के लिए दाब शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो दाब की इकाई आ जाएगी एटीएम, वायुमंडलीय। यहाँ पर सांद्रण नहीं, सांद्रण तब लगाएंगे जब अभिकारक लिक्विड अवस्था में हो, उनका सांद्रण होता है। किंतु जब कोई अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो और उसकी इकाई लिखनी हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ऊपर सांद्रण की जगह दाब की इकाई आ जाएगी, क्योंकि गैसों में सांद्रणीय दाब का इस्तेमाल करते हैं। तो दाब की इकाई एटीएम और समय की इकाई तो सेम होगी सेकेंड, तो ये हो जाएगा एटीएम सेकेंड इनवर्स। ध्यान रखें ये वाली जो इकाई है वो गैसीय अवस्था में जब कोई अभिकारक होते हैं और गैसीय अभिक्रिया गैसीय अवस्था में संपन्न हो रही हो तब अपन उसका जो मात्रक है वो एटीएम सेकेंड इनवर्स लिखते हैं। और जनरली केसों में अभिक्रिया के वेग की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। ठीक है, अब यदि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में समझ लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, अब क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, अभिक्रिया की तात्कालिक दर या फिर तात्क्षणिक दर या वेग, दर भी लिख सकते हैं, वेग भी लिख सकते हैं। अब ये क्या कहलाती है? ठीक है, इसको समझते हैं। अगर हमें तात्क्षणिक दर समझनी हो तो दर पता होना चाहिए, वेग पता होना चाहिए, वेग से तात्क्षणिक वेग बन जाता है। वेग क्या था? अभिकारक के सांद्रण में होने वाली कमी की दर या फिर उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर को हम अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। तात्क्षणिक क्या है? मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है और उस अभिक्रिया का हमें ये पता करना हो कि उसका तात्क्षणिक वेग क्या है, तो हम जो अभिक्रिया चल रही है उसको हम यदि किसी विशेष समय पर चेक करें, किसी क्षण पर चेक करें, बहुत सूक्ष्म समय अंतराल पर चेक करें, तो वही अभिक्रिया की दर तात्क्षणिक दर में बदल जाती है, तात्क्षणिक वेग में बदल जाती है। अगर हम सामान्य जीवन में देखें तो हम गाड़ी चला रहे होते हैं और गाड़ी चलाते चलाते गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगा होता है, उस पर जब हम नज़र मारते हैं तो वो हमारी करंट चाल को प्रदर्शित करता है। जिस समय हम उस स्पीडोमीटर को देख रहे होते हैं वो हमारे उस समय की पोजीशन मतलब करंट स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिसको यहाँ तात्क्षणिक नाम दिया गया है। इसी प्रकार अभिक्रियाओं में भी होता है कि जब कोई अभिक्रिया चल रही होती है तो उस समय हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन करने अगर जाएं तो जिस पर्टिकुलर टाइम पर हम उस अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं वो जो समय है, उस समय पर जो अभिक्रिया का वेग का अध्ययन हम कर रहे हैं उसी को हम तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर कहते हैं। अभिक्रिया तो जैसे एक अभिक्रिया 5 मिनट में संपन्न हुई, मगर मैंने उस 5 मिनट के अंतराल में बीच में जाके किसी क्षण पर चेक किया, मतलब 4:01 पर चेक किया, बिल्कुल किसी पर्टिकुलर टाइम पर, सूक्ष्म समय पर, तो उस समय पर जब हम अभिक्रिया का वेग का अध्ययन करते हैं तो उसे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर होती है, और हम अगर तात्क्षणिक दर को परिभाषित करें या तात्क्षणिक वेग को परिभाषित करें तो हमें बस एक किसी पर्टिकुलर समय पर उसे बताना होगा। तो हम कहेंगे किसी सूक्ष्म समय अंतराल में, किसी सूक्ष्म समय अंतराल में या फिर किसी क्षण पर अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक दर या तात्क्षणिक वेग कहते हैं, किसी सूक्ष्म समय अंतराल में।
किसी सूक्ष्म समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर या तात्क्षणिक वेग कहते हैं। बस किसी टाइम पर उसे चेक करना है, किसी क्षण पर उसे चेक करना है। तो इसको हम परिभाषित कर देंगे कि किसी सूक्ष्म समय अंतराल में, किसी सूक्ष्म समय अंतराल में, या फिर कहें किसी क्षण पर, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक दर या वेग कहते हैं। तो किसी सूक्ष्म समय अंतराल में, किसी विशेष समय पर जब हम चेक करते हैं तो उसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाली परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक दर के नाम से जानते हैं। अब ये जो सूत्र लिखा है ये तात्क्षणिक का नहीं है, ये अभिक्रिया के वेग का हो। वेग को तात्क्षणिक में कैसे बदलेंगे? जो हमने समय अंतराल लिया है ये, इसको आपको सूक्ष्म लेना है। कैसे लिखेंगे? यहाँ लगा लेंगे ब्रैकेट और यहाँ पर इस समय अंतराल को अपन कर देंगे 0 की ओर। मतलब del t टेंड्स टू 0 का अर्थ है कि आपकी जो अभिक्रिया है, जो अभिकारकों के सांद्रण में होने वाली कमी है, वो किसी सूक्ष्म समय अंतराल में चेक की जा रही है। इसी प्रकार ये जो अभिक्रिया की दर थी उत्पाद के रूप में ज्ञात करेंगे तो इसमें भी del t टेंड्स टू 0 लिख देंगे। तो ये हो जाती है तात्क्षणिक दर। सूक्ष्म समय अंतराल के लिए del t टेंड्स टू 0, समय अंतराल का मान बहुत सूक्ष्म होता है। उस समय पर अभिक्रिया का जो वेग का अध्ययन होता है उसे हम तात्क्षणिक वेग के नाम से जानते हैं। इसको हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर हमें डेल नहीं लगाना है और ये del t टेंड्स टू 0 का इस्तेमाल नहीं करना है तो हम इसमें d का इस्तेमाल कर सकते हैं, -dr/dt, या फिर अभी उत्पाद के रूप में लिखेंगे तो +dt/dt। तो ये भी तात्क्षणिक वेग है, तात्क्षणिक वेग। तो वेग को तात्क्षणिक वेग में बदलना हो तो या तो d लगा के प्रदर्शित कर दो, या फिर उसी को जो आपने वेग पढ़ा था उसी में ये समय का मान सूक्ष्म रख दो, del t टेंड्स टू 0। तो अभिक्रिया का वेग ही हमारा तात्क्षणिक वेग में बदल जाएगा। बस अंतर इतना है, यहाँ समय अंतराल को सूक्ष्म रखना है, किसी क्षण पर ज्ञात करना है, किसी सूक्ष्म समय अंतराल में ज्ञात करना है, या फिर आप उसे सीधे d लगा के भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये भी आपका तात्क्षणिक वेग कहलाता है, इकाई सेकंड है। तो इस प्रकार तात्क्षणिक वेग क्या है? किसी सूक्ष्म समय अंतराल में या किसी क्षण विशेष पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर क्या है? तात्क्षणिक दर या तात्क्षणिक वेग है। ठीक है, दोनों में अंतर इतना है कि वो किसी विशेष समय की बात नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर समय अंतराल की बात है। बीच में पूरा समय जब हम अभिक्रिया को कंप्लीट होने में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन निकालते हैं तो वो आपका कहलाता है अभिक्रिया की दर, और जब हम किसी विशेष समय पर चेक करते हैं उसको तो वो तात्क्षणिक में बदल जाता है। तो ये है तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर या तात्क्षणिक वेग। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। अब किसी अभिक्रिया में यदि मैं आपसे कहूं कि अभिक्रिया का वेग लिख के दिखाओ तो क्या आप लिख सकेंगे? देखते हैं, अपन एक अभिक्रिया के लिए वेग लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करने की विधियां। अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करने वाली विधियां कौन कौन सी हैं? देख लीजिए।
नंबर 1 अभिकारक व उत्पाद जिनमें समान स्टोइकियोमेट्री गुणांक हो, उसका वेग कैसे लिखेंगे। और दूसरी स्थिति हम देखेंगे अभिकारक व उत्पाद जिनमें भिन्न स्टोइकियोमेट्री गुणांक उपस्थित हो। समझते हैं। सपोज एक अभिक्रिया है NO और इससे O3 ओजोन क्रिया कर रही है, तो ये बना रही है NO2 प्लस O2। देख सकते हो अभिक्रिया संतुलित भी है। यहाँ ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ भी 4 है, एक नाइट्रोजन का है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन बन रहा है। इस अभिक्रिया के लिए हमें वेग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखो वेग प्रदर्शित करना हो तो वेग बराबर होता है अभिकारकों का सांद्रण में परिवर्तन, तो डेल लगा दो। अभिकारक कौन है NO बटे डेल टी, ठीक है। और अब सबको पता है अभिकारकों के सांद्रण में समय के सापेक्ष आती है क्या, कमी। अगर मैं इसके द्वारा लिखना चाहूँ तो इसको भी सेम लिखूंगा, माइनस डेल O3 बटे डेल टी। ये हो गया अभिकारकों के आधार पर वेग लिखना। अगर मैं उत्पाद के आधार पर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, प्लस लगाना पड़ेगा, डेल NO2 का सांद्रण बटे डेल टी, और इस आधार पे लिखूं तो डेल O2 अपॉन डेल टी। तो कभी कभी सीधे प्रश्न आ जाते हैं छोटे छोटे कि आपको एक अभिक्रिया दे देते हैं और कहते हैं कि आप उसका वेग लिखिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है स्टोइकियोमेट्री गुणांक क्या कहलाते हैं। किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक या उत्पाद होते हैं उनके अणुओं की संख्या को हम स्टोइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं, जिसमें NO के अणुओं की संख्या 1 है, O3 के अणुओं की संख्या 1 है, NO2 के अणुओं की संख्या 1 है, O2 के अणुओं की संख्या 1 है। तो स्टोइकियोमेट्री गुणांक क्या है, अभिकारक या उत्पाद के अणुओं की संख्या। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के अणुओं की संख्या को अपन क्या नाम देते हैं, स्टोइकियोमेट्री गुणांक। ये अलग से भी पूछा जा सकता है, स्टोइकियोमेट्री गुणांक क्या है। तो अभिकारक या उत्पाद के रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, स्टोइकियोमेट्री गुणांक। और इनमें देखो आप देख रहे होंगे सभी में समान स्टोइकियोमेट्री गुणांक है, समान। देखो इसमें एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो सभी जगह समान स्टोइकियोमेट्री गुणांक है और इसका वेग लिखना है तो इस तरीके से अपन लिखेंगे। अब हम देखते हैं जिनमें भिन्न स्टोइकियोमेट्री गुणांक है। तो एक अभिक्रिया है, मान लो H2 प्लस I2 से बन रहा 2HI, और मुझे इस अभिक्रिया का वेग लिखना हो, वेग, तो मैं कैसे लिखूंगा। देखो तो वेग बराबर, आसान है, देखिए लिखते हैं, वेग बराबर, इसमें देखो स्टोइकियोमेट्री भिन्न है, इसमें एक है, इसमें एक है, ये दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है, इसमें स्टोइकियोमेट्री गुणांक 2 है HI का, तो इसमें भिन्न स्टोइकियोमेट्री गुणांक, जबकि इसमें देख रहे थे इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, समान स्टोइकियोमेट्री गुणांक। इसमें ऐसा नहीं, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें 2 है, तो स्टोइकियोमेट्री गुणांक भिन्न है। तो इसके लिए वेग कैसे लिखेंगे, इसका तो सेम लिखेंगे, माइनस डेल H2 अपॉन डेल टी, इसके अनुसार लिखेंगे तो माइनस डेल I2 अपॉन डेल टी, इसके अनुसार लिखेंगे तो अभी उत्पाद है ये, तो उत्पाद ये है अभिक्रिया के पश्चात जो बन जाते हैं, तो इसके लिए उत्पाद के लिए प्लस आता है, डेल HI अपॉन डेल टी। अब ये जो 2 है, ये जो 2 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ गुणांक में अलग से लिखेंगे, 1/2, 1/2। तो जो गुणांक होते हैं उनको अपन यहाँ भाग में लिख देते हैं, क्योंकि ये एक ही रफ्तार से बढ़ रहा है, ये दुगनी रफ्तार से, तो ये दुगनी रफ्तार को इससे समायोजित करने के लिए, इसको इसके बराबर लाने के लिए 2 से भाग कर देंगे, ये भी इसी की रफ्तार से चलने लगेगा।
तो हम जब भी स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न होते हैं तो उस समय हम उन गुणांकों को उससे भाग लगा देते हैं। एक अभिक्रिया और देते हैं, ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी। ये जो स्मॉल ABCD हैं ये स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, ए अभिकारक है, इसका गुणांक ए है, बी एक अभिकारक है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक बी है, कैपिटल सी एक अभिकारक है जिसका गुणांक स्मॉल सी है, कैपिटल सी एक उत्पाद है जिसका गुणांक सी है, और कैपिटल डी एक उत्पाद है जिसका गुणांक डी है। तो ये अभिकारक है कैपिटल ए बी, और ये कैपिटल सी और डी उत्पाद है। ए बी के गुणांक स्मॉल ए बी है और सी डी के गुणांक स्मॉल सी डी है। अब हम इसका वेग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले वही कहानी, अभिकारक है तो अभिकारकों के सांद्रण में कमी आती है, तो सांद्रण हो गया, परिवर्तन हो गया बटे डेल टी। और अगर हमें इसके इस गुणांक को लिखना हो तो हम भाग में लिख देंगे 1/a। इसी प्रकार अगर हम इसका अभिक्रिया का वेग लिखेंगे जिसमें स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न है तो इसमें हम लिखेंगे माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और यहाँ हम b का भाग लगा देंगे 1/b। उत्पाद के अनुसार लिखेंगे तो c डेल सी अपॉन डेल टी, और प्लस लगा सकते हैं, और प्लस के बाद भी हम किसमें भाग लगाएंगे 1/c का प्लस। यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसके अनुसार, डेल डी अपॉन डेल टी प्लस लगा देंगे और गुणांकों को भाग में लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं जिसमें भिन्न स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक हो, समान स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक हो, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि जब समान स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक मतलब अभिकारक या उत्पाद के अणुओं की संख्या यहाँ जो बाहर लिखी रहती है, अगर वो एक जैसी है तो इस तरीके से लिखेंगे, और भिन्न भिन्न है अगर गुणांक कुछ और है तो उनको भाग में लिख दिया करें। तो ये हो जाती है अभिक्रिया की वेग को लिखने की तरीके। तात्क्षणिक लिखना हो तो यहाँ केवल डेल टी टेंस टू 0 लिख देना, या फिर इनको हटा के डी लगा देना, बस जो हमने अभी इसके पहले सिखाया था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए लगातार बने रहें। क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 है, ये पार्ट पहला अपलोड किया जा चुका है, पार्ट 2 भी आपको अपलोड हो चुका है, तो इसको भी लगातार देखिएगा। और आपको सभी वीडियो लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और लगातार चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।